हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस ईयर 2023 से रिलेटेड जो हमारा बॉटनी सेक्शन है उसको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। इसके अलावा जो हमारे ईयर 2013 से लेकर ईयर 2022 तक जो हमारे गेट लाइफ साइंस का एग्जाम है, गेट लाइफ साइंस का जो एग्जाम है उसके अंदर जो हमारे बॉटनी और जो बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बॉटनी सेक्शन को डिस्कस करके चलते हैं हमारे गेट लाइफ साइंस ईयर 2023 के एग्जाम के लिए। और इसके अंदर यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कैस्पेरियन स्ट्रिप इज करेक्ट। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के लिए हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप आर स्पेसिफिक टू वेस्कुलर प्लांट्स फाउंड इन द एपिडर्मल सेल्स। तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जो हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें देखने को मिलती है वो हमें एपिडर्मल सेल्स के अंदर ना, बल्कि ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, एंडोडर्मल सेल्स के अंदर। तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। हमें किसको सिलेक्ट करना था, करेक्ट को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मॉडिफिकेशंस मोस्टली फाउंड इन द शूट टिश्यू। तो जो हमारे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वो हमें मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे रूट टिश्यूज के अंदर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक्ट एज ए सेलुलर बैरियर टू अलो द सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक एंड एक्सक्लूजन ऑफ पैथोजन। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वे हमारे सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट अपटेक के अंदर हेल्प कर रहे हैं, और उसके अलावा जो पैथोजन्स है उनके एक्सक्लूजन के अंदर भी वो हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, और इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डी स्टेटमेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर कॉमन इन रूट एंडोडर्मल सेल्स ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। तो अगर हम यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जैसे हमने पीछे बताया था कि ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, रूट्स के अंदर देखने को मिलेंगे और एंडोडर्मल सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक तो ये हमारा करेक्ट हो गया, लेकिन जो हमारे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वे हमें वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ना कि नॉन वेस्कुलर्स के अंदर। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाता है, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा कौन सा है, सी होगा। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, रोटेनोन इज ए केमिकल ऑफ्टन यूज्ड टू किल द इंसेक्ट पेस्ट ऑन क्रॉप प्लांट एंड फिशेज इन द लेक्स। Rotenone act by inhibiting electron transport from NADH dehydrogenase enzyme to in complex 1 to ubiquitinone in mitochondrial electron transport chain. Which one of the following explain why plant can tolerate rotenone application? अब इन्होंने यहाँ पे रोटेनोन के लिए एक डिटेल दी हुई है कि रोटेनोन हमारे यहाँ पे क्या होता है, केमिकल होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, टू किल द इंसेक्ट पेस्ट ऑन क्रॉप प्लांट, और उसके अलावा लेक्स के अंदर फिशेस को किल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि रोटेनोन हमारा एक्ट कहाँ पे करता है, रोटेनोन एक्ट बाय इनहिबिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम टू इन कॉम्प्लेक्स 1 टू यूबिक्विटिनोन। यानी कि ये हमारा क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है कहां से, NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से यूबिक्विटिनोन तक, उसके अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, इनिबिटिंग। जो हमारा रोटेनियन है वो हमारा क्या कर रहा है इसके अंदर, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 को क्या कर रहा है, वो वहां पे इनिबिट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि कुछ हमारे ऐसे प्लांट है जो कि रोटेनियन को क्या कर लेते हैं, टोलरेट कर लेते हैं। ठीक है, वाई प्लांट कैन टोलरेट रोटेनोन एप्लीकेशन, और उसके लिए हमें यहाँ पे रीजन बताना है कि किस वजह से ये जो प्लांट हमारे यहाँ पे रोटेनोन एप्लीकेशन को टोलरेट कर पा रहे हैं, वो किस वजह से कर पा रहे हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कॉम्प्लेक्स 1 इन प्लांट इज रेसिस्टेंट टू रोटेनोन। अगर हम यहाँ पे कुछ प्लांट्स, जैसे कि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करते हैं कि कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जो कि रोटेनोन एप्लीकेशन के लिए हमारे टॉलरेट होते हैं, तो उसके लिए जो इनका रीजन रहता है ना, वो क्या होता है कि हमारे जो ये प्लांट होते हैं उनके पास एडिशनल एक NADPH हमारा यहाँ पे एक डिहाइड्रोजनेज होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारा एडिशनल, या फिर हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे एक NADPH डिहाइड्रोजन होता है। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है ना उसी की तरह ये काम करेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 की तरह क्या करता है, ये हमारा NADH से या फिर ये हमारा NADPH से ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, किसको यहाँ किसके पास पहुंचाने के लिए, यूबिक्विनोन के पास। ठीक है, ये कहाँ पे पहुंचाने के लिए, यूबिक्विनोन के पास यहाँ पे पहुंचाने के लिए ये हमारा यहाँ पे जो एडिशनल NADPH डिहाइड्रोजनेज है ये हमारा काम करता है।
लेकिन इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंस एक्चुअल में क्या आता है कि जैसे अगर हम नॉर्मली यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल यहाँ पे पाथवे होता था कॉम्प्लेक्स वन के अंदर, उसके अंदर हमारा क्या होता था कि कॉम्प्लेक्स वन से जब हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते थे तो वहां पे हमारे 4 प्रोटॉन हमारे क्या होते थे, उनका भी हमारा ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है, वे हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थे उसके थ्रू हमारे पास होते थे। लेकिन अगर हम इस एडिशनल एनएडीपीएच की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था वो हमारा इस पाथवे के अंदर नहीं हो पाता, एडिशनल पाथवे के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे जो नेट एनर्जी जो रिलीज होती है, नेट एटीपी जो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, वो हमारे क्या होते हैं, लेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 प्रोटॉन तो ये गए नहीं, और 4 प्रोटॉन की वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें एक एटीपी का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लॉस यहाँ पे जरूर हो रहा है एक एटीपी का, लेकिन यहाँ पे फायदा हमारा क्या हो रहा है कि ये इस पाथवे से जो रोटेनॉन पहले क्या कर रहा था, जो हमारा कॉम्प्लेक्स वन था, ठीक है, उसको कंप्लीटली इनहिबिट कर पा रहा था। अब क्या हो रहा है, इस पाथवे से हम प्रोटॉन को यहाँ पे, या फिर सॉरी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल चेन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पे पास कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे टोलरेंट के लिए जो हमारा रीजन होता है वो क्या रीजन रहेगा हमारा, कि यहाँ पे हमारा एक एडिशनल एनएडीपीएच डिहाइड्रोजनेज होगा, जो हमारा क्या करता है, एनएडीएच या फिर एनएडीपीएच से हमारे यहाँ पे यूबिक्विटोन के पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये तो इन्होंने यहाँ पे बोला ही नहीं हुआ फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लांट इनएक्टिवेट रोटेनॉन बाय एंजाइमिक डिग्रेडेशन, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लांट हैव स्पेसिफिक चैनल दैट इफ्लेक्स रोटेनॉन आउट ऑफ द सेल, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लांट हैव एडिशनल एनएडीपीएच डिहाइड्रोजनेज दैट आर रेजिस्टेंट टू रेटिनोन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑल्दो Pseudomonas syringine infection in plant is actively inhibited by the endogenous salicylic acid of host origin. A successful infection is still established because of the bacterium secrete coronatin, an effector molecule. Which one of the following best describe the mode of action of coronatin? अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें कोरोनेटिन का जो हमारा मोड ऑफ एक्शन होता है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम यहाँ पे कोरोनेटिन के लिए बात करते हैं तो कोरोनेटिन एक्चुअली में हमारा क्या करता है, ये हमारा जो जैस्मोनिक एसिड है, जैस्मोनिक एसिड मिमिक की तरह ये काम करेगा। और जो हमारा जैस्मोनिक एसिड होता है ना, ये हमारा क्या करता है, जैस्मोनिक एसिड हमारा एंटागोनिस्ट एक्ट करता है, किसके लिए, जो हमारा सैलिसिलिक एसिड होता है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है कि जो हमारे स्यूडोमोनास सिरिंजिन है, ये हमारा क्या करता है, ऑल्दो स्यूडोमोनास सिरिंजिन इन्फेक्शन इन प्लांट इज एक्टिवली इनहिबिटेड बाय एंडोजेनस सैलिसिलिक एसिड ऑफ होस्ट ओरिजिन। जब हमारा ये वाला जो बैक्टीरिया हमारा ये क्या कर रहा है, ये हमारा किसी प्लांट को यहाँ पे एक्टिव इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन्फेक्शन से क्या हो रहा है कि उस जो यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया था, इसने क्या किया, इसने किया प्लांट को इन्फेक्ट, और प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, एक्टिवली इनहिबिटेड बाय एंडोजिनस सैलिसिलिक एसिड ऑफ होस्ट ओरिजिन। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि कुछ केसेस के अंदर जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अभी भी प्लांट को यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है। और वो इन्फेक्ट क्यों कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे कोरोनेटिन। और कोरोनेटिन हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा एक जैस्मोनिक एसिड मिमिक की तरह काम करेगा, और इसकी वजह से क्या कर देता है, जैसे कि जैस्मोनिक एसिड हमारा सैलिसिलिक एसिड की प्रोडक्शन को यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है, तो सिमिलर जो हमारा यहाँ पे कोरोनेटिन होगा ये भी हमारा क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे कोरोनेटिन होगा ये भी हमारा क्या करेगा, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन को यहाँ पे इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे नहीं बन पाएगा, और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन पहले ब्लॉक हो रहा था अब वो इन्फेक्शन यहाँ पे ब्लॉक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए बात करें, कोरोनेटिन इनहिबिट सैलिसिलिक एसिड बायोसिंथेसिस, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। लेकिन आगे हम यहाँ पे फिर से बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे इसको एक बार रख सकते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शंस को पहले यहाँ पे देखने से पहले हम यहाँ पे इसको फाइनल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कोरोनेटिन प्रमोट द बायोसिंथेसिस ऑफ जैस्मोनिक एसिड एंड जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग इन टर्न इनहिबिट एसे रिस्पॉन्स, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा कोरोनेटिन है वो जैस्मोनिक एसिड की प्रोडक्शन को यहाँ पे नहीं बढ़ा रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है, एक मिमिक की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। कोरोनेटिन इज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो ये तो हमारा वैसे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये जैस्मोनिक एसिड का यहाँ पे मिमिक होता है, ना कि सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कोरोनेटिन इज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ जैस्मोनिक एसिड विच एक्टिवेट जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग टू इनहिबिट द एसे रिस्पॉन्स, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यही हमने यहाँ पे बताया, ये हमारा क्या कर रहा है, एक जैस्मोनिक एसिड मिमिक की तरह काम कर रहा है, और उसके थ्रू ये क्या कर रहा है, हमारा सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन को यहाँ पे उसकी सिग्नलिंग को यहाँ पे क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है,
सैलिसिलिक एसिड की बायोसिंथेसिस को यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक किया है, जबकि ये क्या कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे इसकी सिग्नलिंग को ब्लॉक करता है, ना कि इसकी बायोसिंथेसिस को। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन होगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द सिमेटिक डिपिक्ट एन एक्सपेंडेड प्लांट सेल विद इन ए हाइपोकोटाइल विद द अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइल मार्क्ड ऑन इट्स सेल। ठीक है, यहाँ पे एक हमें जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो हमारी हाइपोकोटाइल है, ठीक है, उसके अंदर जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल है उनकी अरेंजमेंट को यहाँ पे शो किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ दिस सेल इफ पैटर्न ऑफ द सेलुलोज डज नॉट चेंज। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इस सेल को हमने, जो हमारा यहाँ पे सेलुलोज माइक्रोफाइल था, उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, और एक्सपेंड करा कुछ इस तरीके से किया है कि जो इसका पैटर्न है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो इसका पैटर्न है वो हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा सेल होगा इसी की एक्सपेंशन करनी है। इफ द पैटर्न ऑफ द सेलुलोज माइक्रोफाइल डज नॉट चेंज। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में इसके लिए हमारा अलग से पाथवे पूरा रहता है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारी एक्सपेंशन होती है ना, वो हमें दो टाइप की एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, एक तो हमारी एक्सपेंशन होती है जैसे कि ये ग्लोबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, और दूसरी हमारी जो एक्सपेंशन होती है जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन वाला में जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे बी और सी ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो ही जाएंगे, बचते हमारे पास कौन से है, जो हमारा ए और डी है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो इसकी अरेंजमेंट है, ठीक है, वो हमारे क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारे यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट हम देख सकते हैं सिमिलर ऐसे ही है। ठीक है, जबकि डी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमारी अरेंजमेंट चेंज की गई है। अगर हमें यूं बोलते ना कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो चुकी है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, जो हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पैटर्न को चेंज नहीं किया, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोलन डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म। यहाँ पे हमें क्या करना है, एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दी हुई है, टैप्टल सेल वॉल इन ऑल एंजियोस्पर्म ब्रेक डाउन टू रिलीज द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टैप्टम के लिए बात करते हैं तो टैप्टम के अंदर जो टैप्टल सेल वॉल होती है, जो टैप्टल सेल वॉल होगी ये हमारी दो टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, फर्स्ट हमारी यहाँ पे होती है अमीबॉइड। ठीक है, और सेकंड हमारी यहाँ पे होती है ग्लैंडुलर, और ग्लैंडुलर को हम यहाँ पे सिक्रेटरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी अमीबॉइड टैप्टल सेल वॉल होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी टैप्टम सेल वॉल होगी वो हमारी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है, जबकि जो हमारी ग्लैंडुलर या फिर जो सिक्रेटरी टैप्टल सेल वॉल होती है इसके अंदर जो टैप्टल सेल वॉल होगी वो हमारी कैसी होती है, रिमेन इंटैक्ट, वो हमारे यहाँ पे इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल दिया, टैप्टल सेल वॉल इन ऑल एंजियोस्पर्म। ऑल के अंदर ये ऐसा नहीं होगा, इन्होंने क्या बोला है कि टैप्टल सेल वॉल इन ऑल एंजियोस्पर्म ब्रेक डाउन टू रिलीज द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ये हर एक एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा हमें, कुछ केसेस के अंदर हमारा ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और कुछ स्पीसीज के अंदर ये हमारी इंटैक्ट रहेगी। इन्होंने यहाँ पे ऑल के अंदर दे दिया, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पे टैप्टल सेल वॉल इन ऑल एंजियोस्पर्म रिमेन इंटैक्ट। यहाँ पे फिर से हमारी वही प्रॉब्लम आ रही है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि हर एक एंजियोस्पर्म के अंदर ये हमारी इंटैक्ट रहेगी, हर एक के अंदर नहीं रहेगी, कुछ के अंदर ये ब्रेक डाउन हो रही है, कुछ के अंदर ये हमारी रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा किस में आएगा, इनकरेक्ट में, और इनकरेक्ट को ही यहाँ पे सिलेक्ट करना था, तो यानी कि ए और बी तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सी स्टेटमेंट है, टैप्टल सेल वॉल ब्रेक डाउन इन सम एंजियोस्पर्म स्पीसीज वेयर एज इन इट रिमेन इंटैक्ट इन अदर, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे within an angiosperm species the टैप्टल सेल वॉल ब्रेक डाउन in some individual and in not in other, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ हमारे ऐसी स्पीसीज होती है या फिर हमारी सारे कैसे विद इन एन एंजियोस्पर्म स्पीसीज की, हमारी एंजियोस्पर्म स्पीसीज के अंदर हमारा क्या केस हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ हमारे ऐसे यहाँ पे प्लांट है, कुछ हमारे ऐसे यहाँ पे इंडिविजुअल है जिसके अंदर जो टैप्टल सेल वॉल है वो हमारी ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, और कुछ के अंदर ये हमारी इंटैक्ट रह रही है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि एक स्पीसीज के अंदर हमें एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा, या तो वो हमारी यहाँ पे इमोबॉइड टाइप की होगी या फिर वो हमारी ग्लैंडुलर टाइप की होगी,
ऐसा नहीं है कि कुछ इंडिविजुअल के अंदर वो अमीबोइड है, कुछ के अंदर वो ग्लैंडुलर है, ऐसा नहीं होता। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट में आएगा। तो इनकरेक्ट को हमें सिलेक्ट करना था, तो इसीलिए जो हमारा ए, बी और डी, ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है रेगुलेशन ऑफ फोस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज govern CO2 fixation in both C4 and CAM plant crassulation acid metabolism plant. Which one or more of the following statement with respect to PPC kinase यानी कि फोस्फोनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इज और आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट में दी हुई है किसके रिगार्डिंग, फोस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के रिगार्डिंग, और उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। अब जो हमारा फोस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है, ये हमारा किस में काम करता है, ये हमारा दो प्लांट्स के अंदर यानी कि C4 प्लांट और कैम प्लांट दोनों के अंदर हमारा ये हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम इसकी एक्टिविटी के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसकी एक्टिविटी है ना, वो हमारी फोस्फोराइलेशन और डिफोस्फोराइलेशन के थ्रू हमारी यहाँ पे कंट्रोल होती है। जब इसकी यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होगी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा एक्टिवेट। ठीक है, और जब इसकी डिफोस्फोराइलेशन होती है तो क्या होता है, ये हमारा हो जाता है इनएक्टिवेट। फर्स्ट ये चीज हो गई। अब अगर हम यहाँ पे C4 प्लांट के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो C4 प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा पीपी काइनेज यानी कि फोस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होगा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डे टाइम पे एक्टिवेट होगा, डे टाइम पे एक्टिवेट हो रहा है। और कैम प्लांट के अंदर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नाइट टाइम पे एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा नाइट टाइम पे क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट होगा, और ये हमारा नाइट टाइम पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। इतना क्लियर हो गया। फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक्टिवेट हमारा कब होगा, जब इसकी फोस्फोराइलेशन होगी, और इनएक्टिवेट कब होगा, जब इसकी डिफोस्फोराइलेशन होगी। सिमिलर यहाँ पे भी हमारा ये हमारा नाइट में क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट में ये हमारा डे टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नाइट में क्या था, एक्टिवेट था, और डे में ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट में क्योंकि एक्टिवेट है, एक्टिवेट हमारा कब होता है, जब हमारा ये इसकी फोस्फोराइलेशन होगी, और डे टाइम पे हमारा इनएक्टिवेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, डे टाइम पे इसकी डिफोस्फोराइलेशन हो रही है। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें, तो फर्स्ट इन्होंने क्या बोला है, पीपीसीकेज यानी कि फोस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इन C4 प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डिफोस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द डे। अब इन्होंने यहाँ पे ये तो चीज ठीक बोल दी कि ये हमारा इनएक्टिवेट हो रहा है डिफोस्फोराइलेशन की वजह से, लेकिन C4 के अंदर इन्होंने कब इसको यहाँ पे इनएक्टिवेट किया, डे टाइम पे। C4 के अंदर डे टाइम पे ये हमारा क्या होता था, एक्टिवेट होता था, ना कि डीएक्टिवेट। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये हमारा इनएक्टिवेट है C4 के अंदर डे टाइम पे, जबकि डे टाइम पे ये हमारा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहिए था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है पीपीसी यानी कि फोस्फोएनोल पायरुवेट काइनेज इन कैम प्लांट। कैम प्लांट ये हो गई, नाइट में हमारा एक्टिवेट होगा, डे में हमारा इनएक्टिवेट होगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इन कैम प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय डिफोस्फोराइलेशन। करेक्ट है, इनएक्टिवेट हो रहा है हमारा डिफोस्फोराइलेशन की वजह से, कब, ड्यूरिंग द डे। और डे टाइम पे हमारा क्या होना चाहिए था, इनएक्टिवेट ही होना चाहिए था। यही हमने यहाँ पे बताया था ना, डे टाइम पे हमारा क्या होगा, इनएक्टिवेट होगा, किसकी वजह से, डिफोस्फोराइलेशन की वजह से, किसके अंदर, कैम प्लांट के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पीपीसी केज इन C4। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, C4 के लिए, इज इनएक्टिवेटेड बाय डिफोस्फोराइलेशन एट द नाइट। तो ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि C4 के अंदर ये हमारा इनएक्टिवेट हो रहा है डिफोस्फोराइलेशन की वजह से। करेक्ट है, और कब हो रहा है, ये नाइट टाइम पे। नाइट टाइम पे इसकी डिफोस्फोराइलेशन हुई, जिसकी वजह से ये हमारा इनएक्टिवेट हो गया था C4 के अंदर। तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे पीपीसी केज इन कैम प्लांट इज इनएक्टिवेटेड बाय द डिफोस्फोराइलेशन इन द नाइट। नाइट में तो ये क्या होना चाहिए, हमारा कैम प्लांट के अंदर हमारा ये एक्टिवेट होना चाहिए था, नाइट के अंदर तो एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे बी और सी स्टेटमेंट है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट में आएंगे, करेक्ट ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन और मोर प्रोसेस लिस्टेड बिलो डज नॉट और डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोसेस हमें दी हुई है, और उसमें से यहाँ पे हमें जो हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, डज नॉट और डू नॉट प्रोड्यूस, यानी कि वे हमारी स्टेटमेंट हमें बतानी है जो कि हमारी CO2 को प्रोड्यूस नहीं करेगी। CO2 डज नॉट प्रोड्यूस, और ये हमारा एक MSQ टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उन प्रोसेस को देखना है जिसके अंदर हमारी CO2 प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ब्रूइंग वाइन यूजिंग यीस्ट।
तो जो हमारी यीस्ट फर्मेंटेशन होती है उसके अंदर तो हमारी CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेकंड में भी देखिए बेकिंग ब्रेड यूजिंग यीस्ट, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, CO2 तो हमारी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जब भी हमारा यीस्ट फर्मेंटेशन होती है वहां पे हमारी CO2 प्रोड्यूस होगी। तो यानी कि ए और बी इन दोनों के अंदर तो हमारी यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रही है, हमें कौन सी बतानी थी जिसके अंदर हमारी नहीं प्रोड्यूस होगी, डज नॉट प्रोड्यूस, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मेकिंग योगर्ट यूजिंग लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जबकि जब फर्मेंटेशन होती है तो उसकी हेल्प से हमारा क्या होता है, ये हमारी यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब हमारी होगी तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी, तो यानी कि हमें वही बताना था, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट में आएगा। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन में आएगा, सॉरी। तो नेक्स्ट उसके बाद है मेकिंग चीज यूजिंग फंगस। और जब फंगल फर्मेंटेशन होती है तो उस टाइम पे भी हमारी CO2 प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें वही बताने थे जिसके अंदर हमारे CO2 प्रोड्यूस नहीं होंगे, वे कौन कौन से हमारी C और D स्टेट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे द ओव्यूल ऑफ ए डिप्लॉयड स्पीसीज विद 2n is equal to 8 undergo double fertilization. If the pollen is contributed by an individual with meiotic non-disjunction, the chromosome number of the zygote will be. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि कोई हमारा ओव्यूल है डिप्लॉयड स्पीसीज का जिसके अंदर हमारी क्या है 2n is equal to 8 हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अंडरगो डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसके अंदर हमारी डबल फर्टिलाइजेशन होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है कि इफ द पोलन इज कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल विद द मियोटिक नॉन डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि हमें पता है कि एक हमारा पोलन होता है, एक हमारा यहाँ पे एग होगा, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन से हमारी यहाँ पे फिर से डिप्लॉयड कंडीशन हमारी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है, 2n हमारी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगी जिसके अंदर 8 क्रोमोसोम होंगे, एक n हमारा यहाँ से आएगा, एक n हमारा यहाँ से आता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो पोलन है, ठीक है, जिस भी प्लांट से हमारा कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मियोटिक नॉन इंजेक्शन हो गई। और जब मियोटिक नॉन इंजेक्शन होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा इंडिविजुअल है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 2n होता है, तो फर्स्ट जब हमारे यहाँ पे मियोसिस 1 होती है तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा मियोसिस 1 जब होगा, मियोसिस 1 के अंदर हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे यहाँ पे होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे होमोलोगस पेयर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो होमोलोगस पेयर है वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे n हो जाएंगे और यहाँ पे भी हमारे n हो जाएंगे। फर्दर उसके बाद जब हमारे यहाँ पे मियोसिस 2 होगी तो यहाँ पे हमारे n और ये भी हमारे m, इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारे क्रोमेटिड्स है वे हमारे सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मियोसिस 2 के टाइम पे होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमारी मियोटिक नॉन इंजेक्शन हो रही है, मियोटिक नॉन इंजेक्शन में क्या होगा कि हमारा कोई एक पोलन ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे कितने हैं, अभी जो सिंपली n होने चाहिए थे वे हमारे क्या हो जाते हैं 2n हो जाएंगे। जैसे कि अगर ये हमारे यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाते तो एक हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 2n हो गया, अगर यहाँ पे भी नहीं हो पाते तो भी हमारी कैसी कंडीशन हो जाएगी, 2n हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा एक जो पोलन है वो हमारा 2n हो जाता है, ये हमारा n हो गया, तो जो हमारा यहाँ पे डिप्लॉयड प्लांट जो बनना चाहिए था, ठीक है, जो जाइगोट हमारा डिप्लॉयड होना चाहिए था वो हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। ट्रिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया 3n, और n का हमारा यहाँ पे मतलब क्या था 4 था, तो इसका मतलब क्या हुआ 3n इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 12 होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैच द टास्क गिवन इन ग्रुप 1 विद द एसोसिएटेड टेक्निक कन्वेंशनली यूज्ड एज द लिस्टेड इन द ग्रुप 2। अब यहाँ पे हमें ग्रुप 1 के अंदर हमें डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे जिस चीज के लिए हम किसी मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे गिवन है, और ग्रुप 2 के अंदर हमें वो पर्टिकुलर टेक्निक हमें दी हुई है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे प्लॉइडी एनालिसिस करना हो तो उसके लिए हमारा जो मेथड यूज होगा वो हमें ग्रुप 2 के अंदर हमें गिवन मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इनको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इनको करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि प्लॉइडी एनालिसिस के लिए, तो प्लॉइडी एनालिसिस की जो हमारी यहाँ पे टेक्निक यूज होती है वो हमारी कौन सी होती है, फिश टेक्निक, फ्लोरोसेंस इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा फिश टेक्निक, और फिश टेक्निक हमारा कौन सा यहाँ पे जो हमारा थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है क्या हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोफाइलिंग डीएनए मिथाइलेशन। और डीएनए मिथाइलेशन के लिए जो हमारी टेक्निक यूज की जाती है वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी होगी बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा 4 वाला। जो हमारी बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। और जो सोडियम बाइसल्फाइड होगा ये हमारा क्या करता है, अब जैसे कि जो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस के अंदर हमारे जो साइटोसिन होंगे, साइटोसिन हमें 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। कुछ हमारे ऐसे साइटोसिन होंगे जिनकी हमारी मिथाइलेशन हो जाती है, और कुछ हमारे ऐसे साइटोसिन होंगे जिनकी हमारी मिथाइलेशन नहीं हो पाती, जैसे कि यहाँ पे मिथाइलेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो जो हमारा सोडियम बाइसल्फाइड होता है ये हमारा क्या करता है
कि जो हमारे नॉन मिथाइलेटेड साइटोसिन होंगे इनको हमारा कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, यूरासिल के अंदर, जबकि जो हमारा मिथाइलेटेड साइटोसिन होगा इसको ये यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा चेंज हो जाएगा, और फर्दर अगर हम यहाँ पे इसको पीसीआर टेक्निक के थ्रू अगर हम इसको यहाँ पे एम्पलीफाई करेंगे तो वहाँ पे हमारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, और उसी को हम यहाँ पे चेक करके यहाँ पे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारा डीएनए मिथाइलेशन है वो हमारी कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ये हमारे कौन सी टेक्निक हो जाएगा, बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग। तो सी क्या के लिए हमारे यहाँ पे 4 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा आइडेंटिफाइंग नॉन कोडिंग आरएनए, और नॉन कोडिंग आरएनए को जैसे कि हम यहाँ पे ग्रुप 2 के अंदर हमें दिया ही हुआ है, आरएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, जो हमारा 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आइडेंटिफाइंग एसएनपीज। ठीक है, और एसएनपीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारी टेक्निक यूज की जाती है वो हमारी होती है एक्सोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा हो गया 2 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है सैटेलाइट डीएनए आइसोलेशन, और जो डीएनए सैटेलाइट डीएनए आइसोलेशन होती है इसके लिए आपको यहाँ पे याद में रखना है कि जो हम डीएनए सैटेलाइट डीएनए की आइसोलेशन करते हैं उसके लिए हमारी जो टेक्निक यूज होती है वो हमारी होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सी, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 5। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 4 1 2 5। फर्स्ट में 2 1 इनकरेक्ट, 3 4 1 2 5, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है 5 इनकरेक्ट 3 5, ये हमारा इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट उसके बाद है पेरिड्रम इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द स्टेम एंड रूट ऑफ एन जिम्नोस्पर्म एंड वुडी डाइकोटिलेडोन। It contributes to increase the thickness by secondary growth. Match the peridrome component given in the group 1 with the cells tissue types given in the group 2. ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रुप 1 के अंदर डिफरेंट टर्म हमें दी हुई है, और ग्रुप 2 के अंदर उनकी एक्सप्लेनेशन उसका टाइप हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इनको यहाँ पे हमें करेक्टली मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, फेलोइड। जो हमारे फेलोइड होते हैं ना, फेलोइड हमारे क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें फेलोइड के लिए, तो फेलोइड हमारे कॉर्क लाइक सेल्स होंगे, कॉर्क लाइक सेल्स। ठीक है, जो कि इसके अंदर क्या होता है, डिवॉइड ऑफ सुबेरिन, इसके अंदर सुबेरिन अब्सेंट हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है फेलोजन। जो हमारे यहाँ पे फेलोजन होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये इनका जो डिफरेंट दूसरा नाम होता है वो हमारा कौन सा होगा, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो यानी कि हमारा किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ। और जो ये फेलोजन होते हैं फिर कॉर्क कैम्बियम हम इसको बोल सकते हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे पेरिड्रम की फॉर्मेशन करते हैं। पेरिड्रम होगा, सॉरी, ये हमारा क्या करेगा, पेरिड्रम की सिंथेसिस करते हैं, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है फैलम। जो फैलम यहाँ पे होता है ये हमारा क्या होता है, इसको हम कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क सेल्स में आप इनको बोल सकते हैं। और ये हमें आउटसाइड द बार्क में यहाँ पे मिलेगी, आउटर साइड ऑफ बार्क। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे फोर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है फेलोड्रम। और जो फेलोड्रम होते हैं, जो हमारे यहाँ पे फेलोड्रम होगा, इसका हमारा जो एक दूसरा नाम होता है, अल्टरनेट नेम इसका रहेगा, वो हमारा होता है सेकेंडरी कोर्टेक्स। ठीक है, और ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे कोर्टिकल पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एस होगा ये हमारा 1 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 2 4 1। फर्स्ट हमारे यहाँ पे 4 3 इनकरेक्ट, 3 2 4 1, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 1 इनकरेक्ट, 4 1 इनकरेक्ट, तो जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन होता है यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर और स्टिल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम and the associated fundamental tissue. Match the schematic of the still in group 1, xylem shown in the green and phloem shown in the as, ये हमारा यहाँ पे इसके लिए रिप्रेजेंट किया गया with their respective type in group 2। अब यहाँ पे हमें ग्रुप 1 के अंदर हमें पैटर्न दिया हुआ है जो हमारा जो डिफरेंट स्टिल सिस्टम का रहता है, और ग्रुप 2 के अंदर उनके लिए हमें यहाँ पे नेमिंग दी हुई है, और इनको यहाँ पे हमें करेक्टली मैच करना है सिंपली। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारी इस टाइप की अरेंजमेंट रहती है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी ये रेस बीच में होते हैं, जो हमारे यहाँ पे स्पेस बीच में होता है, ये हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा होता है जो हमारा यू स्टिल होगा। ठीक है, तो जो हमारा पी हो गया ये हमारा किसके साथ मैच हो गया, सेकंड के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है क्याऊ। क्याऊ में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बीच में हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे हमें दी हुई है पित्त। ठीक है, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जाइलम, और इसके ऊपर ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे फ्लोएम।
ठीक है। तो ये जो हमारी अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर हमारा सेंटर में यहाँ पे हमारा पिथ होगा, उसके ऊपर हमारे यहाँ पे जाइलम, उसके ऊपर यहाँ पे हमारी फ्लोएम, तो ये जो अरेंजमेंट होती है इसको हम कौन सा नाम देते हैं, साइफोनोस्टिल, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे पिथ बीच में होगी, और क्योंकि हमारे यहाँ पे उसके ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे जाइलम और फ्लोएम है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल। तो ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाता है, ये हमारा 2 के साथ था, ये हमारा 4 के साथ था। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमारा क्यू और आर है, इसके अंदर हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे हमारी पिथ अब्सेंट है, और ये हमारा क्या होता है, सबसे जो हमारा मोस्ट कॉमन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे एंशियंट, जो हमारा सिंपल सबसे यहाँ पे स्टेलर सिस्टम होता है वो हमारा कौन सा होता है, प्रोटोस्टिल, और वही हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ हो गया, फर्स्ट के साथ, प्रोटोस्टिल। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, मोस्ट सिंपलेस्ट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, बीच में हमारा यहाँ पे जाइलम है और उसके ऊपर हमारे यहाँ पे फ्लोएम है। ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ हो गया, फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है जो ये हमारी अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो स्टिलर सिस्टम है या फिर जो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज है वो हमारे एक फ्रेगमेंट्स के अंदर में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, एटेक्टोस्टिल। ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ हो गया, थर्ड के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, 2 4 1 3। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें तो 2 4 1 3, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 1 2 4 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, 3 इनकरेक्ट। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 ऑन द इफेक्ट ऑफ द एफटी जीन ऑन द फ्लावरिंग ट्रांजिशन इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अब यहाँ पे हमें जो हमारा एफटी जीन है उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग 4 स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट है यहाँ पे हमें गिवन है, और उसके बेस पे हमें क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ट एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन। और हमारे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमें दी हुई है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारी ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो हमारी स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी हुई है, द एफटी प्रमोटर। एफटी प्रमोटर का मतलब क्या हो गया, जो हमारा जीन की जो एक्टिविटी को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, इज एक्टिव इन द लीफ अलोन। जो हमारा एफटी प्रमोटर है वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा एक्टिवेट है लीव्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एफटी जीन भी होगा वो भी हमारा हमें कहाँ पे मिलेगा, लीव्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एफटी जीन हमारा कहाँ पे हो गया, लीव्स के अंदर हो गया। फर्स्ट तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है एफटी प्रमोटर भी हमारा वहीं पे है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, एफटी नल म्यूटेशन। अगर हमारी एफटी जीन की यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है तो उससे हमारा क्या हो रहा है, कोज डिलेड फ्लावरिंग ट्रांजिशन इन द सेम। अगर हमारा एफटी जीन अगर हमारे यहाँ पे म्यूटेटेड हो जाता है तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा सैम है, ठीक है, सूट एपिकल मेरिस्टेम है, उसकी हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं हो रही, किसके अंदर, फ्लावरिंग ट्रांजिशन। ये हमारा फ्लावरिंग ट्रांजिशन इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिले होगी। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो सकता है हमारा जो यहाँ पे एफटी प्रोटोन हो, जो सॉरी, अगर हम यहाँ पे एफटी जीन को क्या कर देते हैं, म्यूटेटेड कर देते हैं, ठीक है, तो इसका प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनेगा, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा सैम है, सैम के अंदर हमारे यहाँ पे डिलेड फ्लावरिंग ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है इतना, ट्रांजिशन। ठीक है। तो आगे उन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ ए रिकम्बिनेंट एफटी प्रोटीन फ्यूज टू न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस under the endogenous promoter does not rescue the delayed flowering phenotype of the FT null mutant। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे हमने एक रिकम्बिनेंट FT प्रोटोन को रख दिया, ठीक है, फ्यूज टू द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल अंडर द एंडोजेनस प्रोमोटर डज नॉट रेस्क्यू द डिलेड फ्लावरिंग फिनोटाइप इन द FT mutant। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि हमने सैम के अंदर यहाँ पे एक हमने यहाँ पे रिकम्बिनेंट FT प्रोटोन को एक्सप्रेस करवा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने इसको एक्सप्रेस करवाया था, ठीक है, रिकम्बिनेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक जीन इंसर्ट किया सैम के अंदर, ठीक है, और ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे ये हमारा जो हमारी डिले फ्लावरिंग थी, ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको ये रेस्क्यू नहीं कर पा रहा। ठीक है। हमने यहाँ पे सैम के अंदर एफटी प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमने जीन को इंसर्ट किया रिकम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारी जो डिले फ्लावरिंग थी ट्रांजिशन वाली, वो हमारी एफटी न्यूनल म्यूटेंट के अंदर हमारी उसको रेस्क्यू हम नहीं कर पा रहे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, डाउन रेगुलेशन ऑफ एफटी ट्रांसक्रिप्ट इन द सैम बाय आरएनए इंटरफेरेंस इन द वाइल्ड टाइप बैकग्राउंड डज नॉट अल्टर द फ्लावरिंग ट्रांजिशन। अब की बार हमने यहाँ पे क्या कर दिया
कि यहाँ पे हमने डाउन रेगुलेशन किया, डाउन रेगुलेशन ऑफ एफटी ट्रांसक्रिप्ट इन द सैम। सैम के अंदर हमने क्या कर दिया, जो हमारा एफटी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, जो हमारा एफटी ट्रांसक्रिप्ट है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इन द सैम बाय आरएनए इंटरफेरेंसेस, ठीक है। एफटी ट्रांसक्रिप्ट की रेगुलेशन, उसकी वो जो एक्सप्रेशन थी उसको हमने आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू डाउन रेगुलेट किया इन द वाइल्ड टाइप बैकग्राउंड, डज नॉट अल्टर द फ्लावरिंग ट्रांजिशन। लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस चलनी चाहिए थी वही हमारी यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस चल रही है। यानी कि सैम के अंदर अगर हम प्रोटीन वाले को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो हमारा कोई इफेक्ट यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा। जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस चलनी चाहिए थी वही हमारी यहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा एफटी जीन है वो हमारा कहाँ पे एक्टिवेट है, लीव्स के अंदर, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सैम के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका प्रोटीन हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा, प्रोटीन तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, वो हमारा प्रोटीन क्या हो रहा है, वो हमारा ट्रांसफर हो रहा है किसके अंदर, सैम के अंदर। और सैम में जाने के बाद वो हमारा क्या कर रहा है, अपने रोल को प्ले कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लीव्स के अंदर अगर हम यहाँ पे इस जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा, ये प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये वाला काम भी नहीं होगा। और ये अगर हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होगा तो यानी कि जो फ्लावरिंग ट्रांजिशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने यहाँ पे सैम के अंदर एफटी प्रोटोन को, एक हमारा नल म्यूटेंट था जिसके अंदर हमारा यहाँ पे ये वाला जीन एक्टिवेट नहीं था, प्रोटीन भी नहीं बन रहा था, डिले फ्लावरिंग हो रही थी, ठीक है, फेनोटाइप ऑफ द एफटी नल म्यूटेंट। और उसके अंदर हमने क्या कर दिया था, हमने सैम के अंदर एफटी प्रोटोन को एक्सप्रेस करवाने की कोशिश की। अब ये हमारा जो प्रोटीन बनना चाहिए था उसके लिए जो प्रोमोटर वगैरह थे वो हमारे सारे कहाँ पे थे, लीव्स के अंदर थे वो तो अगर हम इसको यहाँ पे सैम के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि तो ये तो हमारा कहाँ पे बनेगा, लीव्स के अंदर ही बनना था सिर्फ। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा ये काम नहीं बन रहा। और इससे में यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि सैम के अंदर हमारा जो एफटी प्रोटोन है, ठीक है, वो हमारा सिंथेसाइज नहीं हो सकता, वो हमारा सिर्फ वहां पे एक्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट से हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर हम यहाँ पे एफटी ट्रांसक्रिप्ट को सैम के अंदर डाउन रेगुलेट भी कर रहे हैं तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा सिर्फ प्रोटीन ही बनेगा। इसकी ट्रांसक्रिप्शन जो होनी है या फिर इसका जो यहाँ पे हमारा प्रोटोन सिंथेसिस होनी है वो हमारी यहाँ पे हो ही नहीं रही। तो अगर हम यहाँ पे इसकी ट्रांसक्रिप्शन को अगर हम यहाँ पे डाउन रेगुलेट भी कर रहे हैं तो हमारा कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एफटी प्रोटोन हमारा क्या, प्रोटीन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, लीव्स के अंदर हमारा बनेगा, वो हमारा सैम के अंदर जाएगा और वहां पे जाके वो क्या करवा रहा है, फ्लावरिंग ट्रांजिशन करवाएगा। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखें, फैटी प्रोटीन रेजिडेंट इन द लीव्स कोज फ्लावरिंग ट्रांजिशन इन द सैम, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, एफटी प्रोटोन रेजिडेंट इन द लीव्स, वो हमारा लीव्स के अंदर ही नहीं रहेगा, वो हमारा कहाँ पे जाएगा, वो हमारा सैम के अंदर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे क्या है, उसके बाद बी स्टेटमेंट में यहाँ पे हमें दिया हुआ है एफटी ट्रांसक्रिप्ट मूव्स फ्रॉम द लीव्स टू द मेरिस्टेम एंड प्रमोट फ्लावरिंग, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एफटी ट्रांसक्रिप्ट हमारा यहाँ पे मेरिस्टेम के अंदर मूव नहीं कर रहा, हमारा कौन मूव कर रहा है, प्रोटीन हमारा यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे हमारा मूव कौन करेगा, प्रोटीन करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है एफटी प्रोटोन मूव्स फ्रॉम द लीव्स टू द मेरिस्टेम एंड प्रमोट फ्लावरिंग, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है बोथ एफटी ट्रांसक्रिप्ट एंड एफटी प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम टू प्रमोट फ्लावरिंग, तो एफटी ट्रांसक्रिप्ट की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ एफटी प्रोटोन की, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे सी स्टेटमेंट होगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन करेक्टली मैचेस द एल्कलॉइड इन द ग्रुप 1 विद देयर सोर्स प्लांट इन द ग्रुप 2, यहाँ पे हमें ग्रुप 1 के अंदर हमें डिफरेंट एल्कलॉइड हमें गिवन है और ग्रुप 2 के अंदर जो इनके सोर्स है वो हमें यहाँ पे गिवन है, इनको यहाँ पे हमें करेक्टली मैच कराना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, कोकीन, कोकीन हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये हमें होगा कोका प्लांट से, तो पी के लिए हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है कैफीन, कैफीन हमें कहाँ से मिलता है, कॉफी प्लांट यानी कि कोकोआ, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे है मोर्फिन, मोर्फिन हमें कहाँ से मिलता है, पॉपी प्लांट पेपिवर सोमनिफेरम यानी कि फोर्थ के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे है एट्रोपिन, एट्रोपिन हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमारा एट्रोपा बेलोडाना होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट शेड भी बोलते हैं, नाइट शेड प्लांट, तो ये हमारा किसके साथ हो गया, 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3 1 4 2, तो फर्स्ट में हमारा 3 1 4 2, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे है 1 3 4 2 इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट, 4 इनकरेक्ट, तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे a drought tolerant rice genotype was found to be associated with the missense mutation in the gene A, which one or more of the following experiment is or are appropriate to validate whether the mutation in A is the causal factor for the drought tolerance। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें एक ड्रोट टॉलरेंस राइस जीनोटाइप हमें देखने को मिला, जिसके जो रीजन है वो हमें किसकी वजह से हमें देखने को मिला, was found to be associated with the missense mutation in the gene A,
जीन ए के अंदर हमारे यहाँ पे मिससेंस म्यूटेशन हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो गया हमारे यहाँ पे ड्रोट टॉलरेंट हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है, ड्रोट टॉलरेंट, ड्रोट टॉलरेंस इसके अंदर यहाँ पे हमारी आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इसको वैलिडेट करने के लिए हमारा कौन सा यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो हमारे यहाँ पे काम में आएगा, ठीक है, और ये हमारा एक एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो यानी कि मल्टीपल ऑप्शन हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस द सेम म्यूटेशन इन द ड्रोट सेंसिटिव राइस वेराइटी, राइस जीनोटाइप एंड टेस्ट इफ इट बिकम द ड्रोट टॉलरेंट। तो ये तो बिल्कुल सही रहेगा एक्सपेरिमेंट, अगर हमारी कोई राइस जीनोटाइप है जो कि हमारे सेंसिटिव है, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम सेम म्यूटेशन को यहाँ पे कर देते हैं तो अगर हमारा वो टॉलरेंट हो जाएगा, तो उससे तो हमें यहाँ पे पता ही चल जाएगा कि इसका रोल हमारा यहाँ पे ड्रोट टॉलरेंस के अंदर है ही, ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है डिलीट द वाइल्ड टाइप ए इन द ड्रोट सेंसिटिव प्लांट एंड टेस्ट इफ इट बिकम द ड्रोट टॉलरेंट। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट अप्रोच रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया कि जो हमारा वाइल्ड टाइप ए जीन है उसी को इन्होंने क्या कर दिया डिलीट कर दिया, जबकि हमारे यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, मिस सेंस होनी चाहिए थी, नॉन सेंस म्यूटेशन नहीं करनी है, हमें मिस सेंस म्यूटेशन करनी है, ठीक है। तो अगर हमारा ये क्या पता हमारा जो जीन ए है यहाँ पे मिस सेंस म्यूटेशन से हमारा क्या कर रहा हो, किसी प्रोटीन, जैसे कि नॉर्मली ये क्या करता था, ये हमारा प्रोटीन ए को फॉर्मेशन करता था, अब मिसेंस से क्या कर रहा है, ये हमारा बी की फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि हमारा डॉट टॉलरेंस के अंदर हमारी हेल्प कर रहा हो। इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिलीट ही कर दिया बिल्कुल ही, और अगर डिलीट कर देंगे तो हमारे यहाँ पे प्रोटीन बी भी नहीं बनेगा, तो डॉट टॉलरेंस तो हमारा वहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट अप्रोच होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन इनकोडेड बाय द वाइल्ड टाइप एंड द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ ए। तो स्टेबिलिटी से तो हमारे यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, हमारा एक्सप्रेशन से हमें मतलब है, उसकी स्टेबिलिटी से हमारे यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है रिपेयर द म्यूटेशन इन द ड्रोट टॉलरेंट राइस जीनोटाइप एंड टेस्ट इफ इट बिकम द ड्रोट सेंसिटिव। तो ये भी हमारा करेक्ट अप्रोच रहेगा। अगर हम यहाँ पे प्रोटीन बी को मिससेंस म्यूटेशन से हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन बी बने था उसकी मिससेंस म्यूटेशन को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होगा, प्रोटीन ए फिर से बनेगा। और अगर ये हमारे प्रोटीन ए से हमारे यहाँ पे ड्रोट टॉलरेंस जो इसकी एक्टिविटी थी वो हमारे यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगी, तो उससे हमारे यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो हमारा जीन ए है उसी का रोल हमारे यहाँ पे ड्रोट टॉलरेंस के अंदर है, तो यानी कि ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट अप्रोच होगी। तो यानी कि जो हमारी ए और डी है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है ब्लू लाइट कैन डायरेक्टली इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ब्लू लाइट also trigger the photosynthesis in the guard cells which indirectly induce the stomatal opening, which one or more of the following experiment approach would test the direct effect of the blue light on the stomatal opening। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फिर से हमें एक्सपेरिमेंटल है यहाँ पे अप्रोच को सिलेक्ट करना है, किसके लिए, हमें यहाँ पे अप्रोच देखनी है कि किस अप्रोच से हम जो हमारी ब्लू लाइट है उसका डायरेक्ट इफेक्ट हम दे सकते हैं स्टोमेटल ओपनिंग के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लो फोटोन फ्लक्सेस ऑफ रेड लाइट फॉलोड बाय द हाई फ्लोरेंस रेट ऑफ द ब्लू लाइट। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हाई फ्लुएंस रेट का अगर हम यहाँ पे ब्लू लाइट का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उससे हमारे यहाँ पे हम यूं नहीं कह पाएंगे कि हमारी जो ब्लू लाइट है उसी का हमारे यहाँ पे इफेक्ट है, क्या पता हमारे हाई फ्लुएंस रेट का हमारे यहाँ पे इफेक्ट हो, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट अप्रोच हो। नेक्स्ट उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्लुएंस रेट ऑफ रेड लाइट फॉलोड बाय द लो फोटोन फ्लक्स ऑफ ब्लू लाइट। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बाद में क्या कर रहे हैं, एक तो हम यहाँ पे बाद में ब्लू लाइट को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे भी कर रहे थे, लेकिन जो बाद में हम यहाँ पे ब्लू लाइट को यूज कर रहे थे उसका जो फ्लक्स रेट था वो हमारा यहाँ पे क्या था, हाई था, जबकि यहाँ पे हमें क्या कर रखा है, लो फोटोन फ्लक्स रेट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट अप्रोच हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्लुएंस रेट ऑफ ब्लू लाइट फॉलोड बाय द हाई फोटोन फ्लक्स ऑफ रेड लाइट। यहाँ पे इन्होंने बाद में क्या कर दिया, रेड लाइट का यूज कर दिया, पहले इन्होंने क्या किया, ब्लू लाइट का यूज किया, फिर इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेड लाइट का यूज कर दिया। अब क्या पता जो हमारे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा उसके लिए हम यहाँ पे यूं तो नहीं श्योर हो सकते ना कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा ब्लू लाइट की वजह से या फिर रेड लाइट, और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा किसकी वजह से होगा, रेड लाइट की वजह से ही होगा। तो इससे तो हम यहाँ पे क्लियर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट अप्रोच है। नेक्स्ट यहाँ पे इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाय डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट अप्रोच हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, इनिबिट करेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ब्लू लाइट को यूज कर रहे हैं और उससे हमारी यहाँ पे इनिबिशन भी हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि इसका हमारा यहाँ पे जो गार्ड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे तो उसके अंदर इसका रोल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट अप्रोच होगी। तो जो हमारे यहाँ पे बी और डी जो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट होगी, ऑप्शन होंगे, वे हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म फ्लावर कलर इज रेगुलेटेड बाय द आर जीन, डोमिनेंट आर, होमोजाइगस आर एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप प्रोड्यूस रेड फ्लावर। जो हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस से ये हमारे क्या कर रहे हैं, रेड फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो हमारे
रिसेसिव होमोजाइगस है जीनोटाइप प्रोड्यूस द व्हाइट फ्लावर, और जो हमारे रिसेसिव होमोजाइगस है वे हमारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे व्हाइट फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ द टू इंडिविजुअल प्लांट आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज segregating population of a genetic cross between the homozygous dominant and homozygous recessive parent, the probability of both the plant producing red flower is। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे हमारी एक पॉपुलेशन थी जिसके अंदर पेरेंट कैसे थे, ऐसे थे, ठीक है, एक लार्ज पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप के हमारे प्लांट होंगे। फर्दर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारी इसकी ही हमारे यहाँ पे सेल्फिंग हो जाएगी, तो इससे हमारे यहाँ पे जो प्लांट होंगे वे हमारे कौन कौन से होते हैं, ये हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, ठीक है, और एक हमारे ये वाले हो सकते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। इसके अंदर ये तीनों हमारे कैसे होंगे, ये तो हमारे हो जाएंगे यहाँ पे रेड, और ये हमारा कैसा होगा, व्हाइट। अब इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली में बोला क्या हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमने यहाँ पे दो इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया रैंडमली एक पॉपुलेशन से, ये हमारी कुछ ऐसी पॉपुलेशन होगी जिसके अंदर हमारे 3/4 हमारे कैसे होंगे, रेड होंगे, और 1/4 हमारे व्हाइट होंगे, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, द पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना है कि जो हमारे वे दोनों के दोनों प्लांट है उनके अंदर हमारे रेड ही दो हमने यहाँ पे प्लांट को सिलेक्ट किया, और दोनों ही प्लांट हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेड फ्लावर को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर हम एक ही प्लांट को सिलेक्ट करते और वो हमारा रेड वाला ही होता तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी, 3/4 थी, और दूसरा ही प्लांट हमारा रेड वाला ही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी भी 3/4 ही होगी, और अगर हमें दोनों ही ऐसे चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 3/4 इंटू 3/4, तो ये हमारा क्या हो गया 9/60, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 0.5625, ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए साइटोप्लाज्म मेल स्टाइल फीमेल प्लांट विद द रिस्टोरर न्यूक्लियर जीनोटाइप homozygous recessive is crossed to a male fertile male plant with the genotype homozygous dominant। अब यहाँ पे एक मेल हो गया, एक ये फीमेल हो गई, ठीक है। फीमेल का जो जीनोटाइप है वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, मेल का है हमारा यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट। अब इन्होंने उसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे फीमेल है वो हमारी कैसी यहाँ पे मेल स्टेलाइल है, मेल स्टेलाइल, और जो ये करेक्टरिस्टिक्स है हमारा मेल स्टेलाइल वाला, ये हमारा यहाँ पे कैसा है, जो मेल है यहाँ पे वो हमारा मेल फर्टाइल है, मेल फर्टाइल। तो जो ये हमारा करेक्टर है ना, ये हमारा इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, बोथ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस कैन रिस्टोर द फर्टिलिटी। जो हमारी ये वाली कंडीशन होगी होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस, ये हमारी क्या कर सकती है, फर्टिलिटी को रिस्टोर कर पा रही है, लेकिन जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव होगा वेयर एज होमोजाइगस रिसेसिव कैन नॉट, ये हमारा इसको रिस्टोर नहीं कर पा रहा, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है, व्हेन द F1 फीमेल प्लांट विद द हेटेरोजाइगस जीनोटाइप वाज टेस्ट क्रॉस्ड टू ए मेल फर्टाइल मेल प्लांट विद द homozygous recessive genotype, the percentage of the population that is male fertile would be। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनसे हमारा जो मेल यहाँ पे F1 जो हमारा आया, इसको हमने ले लिया यहाँ पे फीमेल प्लांट, ये जो हमारी फीमेल प्लांट है इसका जो हमारा जीनोटाइप होगा कुछ हमारा यही होगा। अब इसकी हमने क्रॉसिंग करवाई किसके साथ, इसको टेस्ट क्रॉस करवाया एक मेल फर्टाइल के साथ, जिसका जीनोटाइप हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा जीनोटाइप हो गया। अब इनसे जो हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे बनेगी F2 के अंदर, उसमें से हमें यहाँ पे बताना है कि कितनी पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे कैसी हो, मेल फर्टाइल होगी, वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फीमेल थी, फीमेल का जो हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स था वो हमारा कैसा था, मेल फर्टाइल था, और मेल फर्टाइल क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसका जो जीनोटाइप है वो हमारा कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इस वजह से ये हमारी इसको रिस्टोर नहीं कर पाएगी, नहीं कर पा रही। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे F1 होगा, F1 के पास जो हमारा यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जाएगा वो किसका जाएगा, फीमेल का ही जाएगा, और फीमेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कैसा था, मेल स्टेराइल वाला था, तो यानी कि ये भी हमारी कैसी होगी, मेल स्टेराइल होगी। क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी जो प्रोजनी होगी, प्रोजनी में हमारे यहाँ पे दो टाइप के हमारे यहाँ पे जीनोटाइप हो सकते हैं, एक तो हमारा ये वाला जीनोटाइप होगा जब हमारा इसके साथ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, या फिर इस गैमेट की अगर इसके साथ फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारी ये वाला जीनोटाइप आएगा। तो इनमें से हमें यहाँ पे क्या पता था कि जो हमारे यहाँ पे फीमेल थी, ठीक है, वो हमारी कैसी थी, यहाँ पे मेल स्टेराइल थी, तो इनके अंदर जो हमारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी जाएगा वो भी हमारा कैसा जाएगा, मेल स्टेराइल वाला ही जाएगा। इसके पास भी कौन सा कंटेंट गया, जो कि हमारा मेल स्टेराइल होगा, और इसके अंदर भी हमारा जो कंटेंट जाएगा वो हमारा कैसा होगा, मेल स्टेराइल वाला। अब हमने क्या बताया था कि जो हमारा रिस्टोर कौन कर पाएगा, जो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस वाला होगा, तो ये तो हमारा रिस्टोर कर लेगा,
और रिस्टोर अगर ये कर लेगा तो ये हमारा कैसा आ जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। लेकिन ये वाला तो रिस्टोर नहीं कर पा रहा, तो ये हमारा कैसा रहेगा, स्ट्राइल ही रहेगा। और यहाँ पे मैं क्या बताना था, मेल स्ट्राइल वाले हमारी कितनी पॉपुलेशन है, तो हमारी 50% ऐसी होगी जो कि हमारी फर्टाइल होगी, और 50% हमारी ऐसी होगी जो मेल स्ट्राइल होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी फॉर ऑटोसोमल अलील कैपिटल ए एंड रिसेसिव ए आर P इज इक्वल टू 0.5 एंड क्यू इज इक्वल टू 0.5 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो हमारा डोमिनेंट अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारी यहाँ पे 0.5 होगी, और जो हमारा यहाँ पे रिसेसिव वाला अलील होगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे 0.5 हो जाती है। वेयर ए इज द डोमिनेंट ओवर ए, और जो हमारा ए है ये हमारा डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिसेसिव वाले के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, अंडर द अजम्पशन ऑफ रैंडम मेटिंग द मेटिंग फ्रीक्वेंसी अमंग द डोमिनेंट पेरेंट। यहाँ पे मैं बतानी है कि जो हमारे रैंडम मेटिंग हमें यहाँ पे करवानी है, ठीक है, और ये जो रैंडम मेटिंग हो रही है वो दो डोमिनेंट पेरेंट्स के अंदर ही हो रही है, यानी कि जो मेल है वो भी डोमिनेंट होना चाहिए हमारा, और जो फीमेल है वो भी हमारे यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, डोमिनेंट ही होनी चाहिए। इसकी हमारी क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे यूँ चेक करना पड़ेगा ना इसके लिए कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन के अंदर हमारे कितने हमारे डोमिनेंट हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है और कितने हमारे यहाँ पे रिसेसिव वाले हैं, तभी हम यहाँ पे इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। तो हमारे डोमिनेंट वाले कौन कौन से हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, और रिसेसिव वाले कौन से हो सकते हैं जिसके अंदर हमारी ये सिंपली कंडीशन हो। तो यहाँ पे हमारे लिए एक तो हम इन दोनों को यहाँ पे क्लियर करके चले कि इनकी हमारी कितनी यहाँ पे परसेंटेज रहेगी। दूसरा हम यहाँ पे यूं भी तो कर सकते हैं ना कि हम यहाँ पे रिसेसिव वाले के लिए पॉपुलेशन देख लेते हैं कि इसकी हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, रिसेसिव वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे रिसेसिव है, तो इसकी हमारी 0.5 और इसकी भी हमारी 0.5, तो ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इनकी 0.25। तो हमारे जो डोमिनेंट वाले होंगे उनकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 - 0.25 इज इक्वल टू 0.75। क्लियर है, तो यानी कि डोमिनेंट वाले की हमारी क्या हो जाएगी 0.75, ये भी हमारा 0.75, और दोनों ही हमारे डोमिनेंट हो तो इनकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, और इनसे जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0.5625। ठीक है, या फिर हम दूसरा तरीका यूं भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी तो हमने रिसेसिव को यहाँ पे कैलकुलेट किया और उससे हमने क्या कर दिया 1 में से इसको माइनस कर दिया। या फिर अगर हम डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि एक जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो हार्डी विनबर्ग हमारा प्रिंसिपल होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा पी होगा इसका स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25 इसका स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, सॉरी 0.5 आएगा यहाँ पे 0.5, क्योंकि पी का कितना था 0.5 था, पी का स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0.25। ये तो हमारा हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए। अगर हम यहाँ पे हेटेरोजाइगस के लिए फ्रीक्वेंसी देखें तो वो हमारा क्या होता है 2 पी क्यू के इक्वल, तो 2 × 0.5 × 0.5, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया यहाँ पे 0.5। तो हमारे जो टोटल डोमिनेंट है यानी कि हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट, इनकी हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.25, 0.5 इज इक्वल टू 0.75, जो कि हमारी पहले भी आ रही थी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0.5625। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।